लेकिन जब मेरा दूसरी बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तब मुझे बहुत हताशा हुई। मैं 6 महीने बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गया और साथ साथ में इतनी पढ़ाई करी मैंने अंडरग्राउंड होके, शिद्दत से पूरे 12-13 घंटे सारे दिन लाइब्रेरी में रहना। 60% वाला बंदा 80% लाए और फिर नीट की एग्जाम में फाइट कर रहा है और आखिर में सिलेक्शन भी ले रहा है। जो तैयारी की जो फेज होती है ना, इसमें इतनी दिक्कतें आती है। जाकर उन तूफानों से कह दो चाहे जितना तेज चले, जाकर उन तूफानों से कह दो चाहे जितना तेज चले, अब इस कश्ती को अभ्यास हो गया है लहरों से लड़ जाने में, लहरों से लड़ जाने में। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुड़ी, एमबीबीएस और एमडी। मैंने एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से करी 2015 बैच से, और अभी करंटली मैं एमडी कर रहा हूं आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से। दोस्तों, मेरी कहानी की शुरुआत होती है बहुत बचपन से, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 10th क्लास की जर्नी से मैं शुरुआत करूँगा। जब मैं अपने घर से, जयपुर ग्रामीण से मैं आता हूँ, तो जयपुर ग्रामीण से मेरी जो स्कूल थी वो 30 किलोमीटर दूर थी। मैं सुबह 4 बजे उठता था, उसके बाद मैं नहा धो के अपनी मम्मी को थोड़ा बहुत काम करवा, क्योंकि आपने गाँव में देखा होगा कि गाँव में गाय भैंसों का काम होता है, तो सुबह-सुबह मैं मम्मी को गाय भैंसों का थोड़ा-सा काम करवा के मैं 5 बजे घर से निकलता था, 2 किलोमीटर पैदल चल के जाता था, फिर वहाँ से मैं बस पकड़ता था 5:30 बजे। मुझे डेढ़ 2 घंटा लगता था, 7:30 बजे मैं स्कूल पहुँचता था और फिर पूरे दिन मैं स्कूल में रह के शाम को 6-7 बजे घर पहुँचता था। और उसके बाद में इतनी संघर्ष करने के बाद भी मेरा रिज़ल्ट ये आया कि मेरे 60% बने 10th क्लास में। 60%, आप सोच सकते हैं कि 60% इस ज़माने में 60% बनना मतलब ना के बराबर है, बच्चा बर्बाद घोषित कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी मेरे घरवालों ने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि तुझे डॉक्टर बनना है। मुझे एक सपना दिखाया और उस सपने को साकार करने के लिए मुझे सीकर की एक कोचिंग में डाल दिया। 11th और 12th में मैं जब वहाँ गया, कोचिंग में जब एडमिशन मैंने लिया, तब वहाँ जब जो भी बच्चे थे उनको मैं पूछता था कि कितने परसेंट बने 10th में, तो कोई बोलता था 94, कोई बोलता था 90। उसके बाद में मैंने आखिर में पूछना ही बंद कर दिया और मुझे लगा कि यार यहाँ तो पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इतने बड़े कंपटीशन के सागर में से निकलना है तो कुछ तो यहाँ पे नया करना होगा और पढ़ाई करनी होगी। मैंने जब फर्स्ट ड्रॉप लिया उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा चिंता नहीं हुई कि क्योंकि मैं थोड़े नंबरों से रहा था, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी कि एक बार और ट्राई करते हैं। लेकिन जब मेरा दूसरी बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तब मुझे बहुत हताशा हुई। मेरा काउंसलिंग के लिए मैं गया, वहाँ पे कुछ नंबरों से मैं रहा था और आखिर में जाके मुझे कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। तो मैं घर के बाहर बैठा था, मैं रो रहा था। सुबह खाने का टाइम हो रहा था, मैंने खाना नहीं खाया, मम्मी को मना कर दिया खाना खाने के लिए। लेकिन फिर मम्मी थोड़ी देर बाद आती है तो मुझे देखती है कि मैं रो रहा हूँ, तो मम्मी ने हाथों हाथ पापा को फ़ोन किया और बोला कि बच्चा रो रहा है, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप जल्दी से घर आ जाइए। फिर पापा घर आए, उन्होंने बोला कि बेटा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तू ऐसे रोएगा तो तू बहुत कुछ खो देगा, बहुत कुछ खो देगा, टेंशन में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, हम हैं ना तेरे साथ, अगर तुझे पैसे की ज़रूरत होगी तो हम पैसे से भी करा देंगे। उन्होंने मतलब इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा कि कहीं से भी पैसे लाके करूँ, मैं तेरा सिलेक्शन करवा दूँगा। उन्होंने कहा कि तू थोड़ा टाइम ले और फिर आराम से सोच ले तेरे को क्या करना है। फिर तीसरी बार मैंने अपने लिए सोचा। पापा ने मुझे कहा कि बेटा मैं अगर तेरा सिलेक्शन ऐसे करवाऊँगा कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो सब लोग तुझे हमेशा ताने देंगे कि पैसे थे इसलिए पैसों से सिलेक्शन करवा दिया इसका। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका जवाब तुम्हें पूरे 5 साल देना पड़ेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ या किस तरह से नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम एक बार और ट्राई कर सकते हो तो कर लो। फिर मैंने कहा कि मैं हाँ, ज़रूर मैं तैयारी कर सकता हूँ, और तीसरी बार मैंने इतनी शिद्दत से तैयारी करी और मेरा सिलेक्शन हो गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा मुझे मिला। दोस्तों, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि जो तैयारी की जो फ़ेज़ होती है ना, इसमें इतनी दिक्कतें आती है। मैं पूरे 3 साल तक कोई घर परिवार की शादियों में जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि लोग इतने ताने देते थे। आदमी असफल होता है ना, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं सारे के सारे लोग। वो कहते हैं कि ये तो बर्बाद हो गया, आवारा हो गया, घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं होना जाना इनका, आपने बड़े-बड़े एस्पिरेशन तो इनको दिखा दिए, लेकिन इनका कुछ होना जाना नहीं है। तो वो बातें दिल में बहुत गहराई तक जाती थी और एक ठेस पहुँचाती थी। लेकिन मैं उन चीज़ों से रिकवर होके वापस अपने आप को मोटिवेट करता था कि नहीं, तू कर सकता है। 60% वाला बंदा 80% लाए और फिर नीट की एग्ज़ाम में फाइट कर रहा है और आखिर में सिलेक्शन भी ले रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम क्या होगा। और जब मुझे कॉलेज मिला, तब मेरा कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा था कि मैं कुछ भी फाड़ सकता हूँ, इस तरह का मेरा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस हो गया था।
फिर मेरे को कोटा मेडिकल कॉलेज मिला। जब मैं कोटा मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो मुझे लगा कि यहाँ तो अब बस एंजॉय करना है, सब कुछ बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर ली तो थोड़े दिन एंजॉय किया, तो थोड़े दिन कॉलेज में एंजॉय भी किया, सीनियर्स ने रैगिंग भी ली, सब चीज़ों को एंजॉय किया, खेल कूद किया, सब किया। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये था कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, उन गरीब लोगों के लिए करना है जिनको कुछ मिल नहीं पाता। अपन ने तो अपना परिवार समृद्ध था तो अपन ने ये चीज पाली, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी सोर्सेज नहीं है, तो उनको कुछ ना कुछ देना था। इसलिए मैंने 2017 में सरकारी स्कूल में पढ़ाने की मुहिम शुरू की। और मैं अपने घर पे सुबह सुबह हम खाना खा रहे थे तो पापा से पूछा कि अपने गवर्नमेंट स्कूल में क्या मैं पढ़ा सकता हूँ क्या। तो पापा ने बोला कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ कि हमारे बच्चा ये पढ़ाना चाहता है आपके बच्चों को। तो प्रिंसिपल सर से उन्होंने बात की, प्रिंसिपल सर बहुत राजी हुए। तो फिर अगले दिन से ही मैं उस स्कूल में पढ़ाने चला गया। और मैं ये पढ़ाता कब था कि जब भी मैं गवर्नमेंट की छुट्टी, गवर्नमेंट कॉलेज से जब मैं आता था तब छुट्टियां हमारी पड़ती थी, उन छुट्टियों में मैं पढ़ाता था। मैंने 9, 10, 11, 12 को साइंस पढ़ाई और 15-15, 20-20 दिन तक मैं आधा सिलेबस करा देता था। फिर अगली छुट्टियां आती थी तब आधा सिलेबस करा देता था। फिर जब मैं कोटा पहुंचा वापस छुट्टियां खत्म करने के बाद में, तो मुझे लगा कि यार गांव में तो मैंने ऐसा कर लिया, कोटा में भी मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं। फिर हमने एक कोशिश एनजीओ की शुरुआत की कोटा में, जो मेडिकल कॉलेज से 12 किलोमीटर दूर था। मैं डेली वहां पे बाइक लेके जाया करता था और डेली बच्चों को पढ़ाते थे। और उस टाइम बच्चे हमारे लिए टारगेट बच्चे वो थे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हों और बीपीएल क्लास से बच्चे हों, और जो बाहर जो झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे रहते थे हम उनको पकड़ के लेके आते थे। उन बच्चों के पास हम जाते थे कि हम आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। बच्चे शुरुआत में 1 दिन आते, 2 दिन आते, फिर वापस आते ही नहीं थे। उनके घर वालों को समझाते। कुछ बच्चों की स्थिति ऐसी थी वो सुबह अखबार बांटते थे, कोई कचरा बीनते थे, उनको हमने उठा उठा के लाए और जबरदस्ती उनको पढ़ाते थे। वो हमें गालियां भी निकालते थे कि ये कहाँ से आ गए हमारे जीवन में, हम तो एंजॉय कर रहे हैं मजे। क्योंकि बच्चों को तो घूमना फिरना ज्यादा अच्छा लगता है, उनको नहीं पता कि इसका फ्यूचर में क्या एस्पेक्ट रहेगा। लेकिन वो फ्यूचर हमें दिख रहा था उनका कि इनके साथ अब बाद में जाके क्या होगा। तो फिर हमने शिद्दत से, एक हमारे साथ मैम थी, उन्होंने और मैंने और 2-3 जनों की टीम और थी, हमने इतनी शिद्दत से कोशिश करी और 2020 तक रेगुलर हम उन बच्चों को पढ़ाया। तब तक मैं इंटर्नशिप में आ चुका था और कोविड बहुत लेवल पे चल रहा था। उस टाइम मैं इंटर्नशिप में आ रहा था तो मुझे भी थोड़ा टाइम कम मिलने लग गया। तो मैं कोविड की ड्यूटीज करने लगा। उसके बाद में कोविड की जब मैं ड्यूटी करता था तो मुझे, डॉक्टर जो आप बनना चाह रहे हो ना, उस प्रोफेशन की मैं एक बहुत तगड़ी बात बताना चाहूंगा आपको कि डॉक्टर सोसाइटी के लिए कितनी बड़ी चीज होती है और कितना बड़ी वैल्यू रखता है, कितना रेस्पेक्ट होता है। कोविड में जब मैं ड्यूटी कर रहा था तब 2 पेरेंट्स थे, मतलब मदर और फादर थे। मदर की डिलीवरी हुई थी और जब डिलीवरी हुई तो मदर कोविड पॉजिटिव और फादर भी कोविड पॉजिटिव। और जब कोविड पॉजिटिव जब हुए तो उनके बच्चे को उनसे आइसोलेट कर लिया गया। डिलीवरी जब हुई, बच्चा जब बाहर आया, उसी टाइम बच्चे को अलग आइसोलेट कर दिया और मदर और फादर को अलग आइसोलेट कर दिया। तो मदर बहुत पैनिक थी, फादर भी बहुत पैनिक था। तो कहीं से मेरे पास कॉल आया कि सर आप हेल्प कर सकते हो क्या। तो मुझे उन्होंने बताया कि हाँ मेरी कोविड ड्यूटी चल रही है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो मदर रोते हुए बोली कि मुझे अपने बच्चे को दिखा दो। मैंने बोला कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये बच्चे को तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन मैं बच्चे को दूध पिला सकता हूँ, अगर आप चाहो तो अपना दूध उसको एक्सट्रैक्ट करके दे सकते हो। तो मैं कोविड वार्ड से उस मदर का दूध लेके आता था और उस बच्चे को आइसोलेशन वार्ड में पिलाता था। 7 दिन तक ऐसा हुआ। फिर दोनों मदर और फादर कोविड नेगेटिव हुए और बच्चे किससे मिले तो उनकी आंखों में जो आंसू थे ना देखने के लिए, लिटरली वो मेरे आके पांव छुए। मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि यार सच में मैंने कुछ बड़ा किया है। ये रेस्पेक्ट आपको इस डॉक्टर के प्रोफेशन में ही मिल सकती है। इसके अलावा एक बार क्या हुआ था 2019 में, हमारे पोलियो जो दिवस आता है, पोलियो दिवस में पोलियो की दवा पिलाई जाती है 5 साल से कम वाले उम्र के बच्चों को। तो ये हमारा सेमिनार हो रहा था कि कल से पोलियो दिवस ऐसा होगा और ऐसे ऐसे करना है। तो सुबह सुबह जब पोलियो का जो दिवस था उस टाइम मैं ऐसे कॉलेज के कैंपस में घूम रहा था। तो कॉलेज के कैंपस के पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां पे कुछ बच्चे घूम रहे थे। तो मैंने उनको ऐसे पूछा कि पोलियो की दवा पिलाई गई क्या तुम्हारे को। तो वो बच्चों ने ऐसे बोला कि नहीं हमें नहीं। और उनके माँ बाप को जाके मैंने पूछा तो कि ऐसा तो कुछ सुना ही नहीं हमने। फिर मैं दूसरी साइड में गया तो वहां भी किसी ने नहीं पिलाया। तब फिर मुझे लगा कि यार ये जो पोलियो की दवा है, ये जो जिनके रजिस्टर्ड घर होते हैं, जिनके आधार कार्ड होते हैं, उनको तो हर कोई जाके पिला रहा है, गवर्नमेंट उनके लिए तो काम कर रही है। तो मैं अपने मेडिकल कॉलेज में गया, वैक्सीन सेंटर में गया, वहां से वैक्सीन कैरियर लिया, एक नर्सिंग स्टाफ को लिया
अपनी बाइक पे बिठाया, जहां भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां सब लोगों को पोलियो की दवा पिलाई। उसके बाद में हम जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां थी जहां पे कपड़े बांटते थे, जिनको पढ़ाते थे, वहां गए हम और सब लोगों को पोलियो की दवा पिलाई। वहां पे हमने उस साल कोटा में 2500 बच्चों को हमने पोलियो की दवा पिलाई। और उस पोलियो की दवा पिलाने के बाद में जो मेरे साथ नर्सिंग स्टाफ था उसको कोटा का बेस्ट नर्सिंग स्टाफ का अवार्ड मिला। अगले दिन उसने मेरे को फोन किया कि बॉस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे ये अवार्ड मिला। तो मैंने उसको कहा कि भाई तेरी भी ये मेहनत थी, मेरा तो ये सोच थी, तू मेरे साथ गया, अपन दोनों ने ये मेहनत करी। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इन सब मेरी कामों को देखते हुए 2019 में मेरे को कोटा का यंग अचीवर राजस्थान पत्रिका और एफएम तड़का की तरफ से स्पेशल 26 यंग अचीवर अवार्ड मिला मुझे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये मेरी जर्नी और ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप देश का भविष्य हो, आपको भगवान के रूप से देखा जाता है। तो आप सिर्फ इलाज करके ही उस दर्जे तक नहीं जा सकते, सिर्फ इलाज करके ही आपके पास और भी बहुत काम है। जिस सोसाइटी से आप निकले हो उसका उत्थान करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, अगर समाज सेवा करके जो खुशी मिलती है ना, बिना पैसे के जो काम करके जो खुशी मिलती है ना, उसका कोई मोल नहीं है, वो बिल्कुल अनमोल है। जिस सुकून से जो नींद आती है ना, वो सुकून कहीं भी नहीं है। आपको करोड़ों रुपए आपकी जेब में होंगे लेकिन वो सुकून नहीं होगा जो आपको किसी की सहायता करके मिलेगा। दोस्तों हम जब लीग से हटकर कुछ काम करते हैं ना, तो लोग हमें आइडियल मानने लग जाते हैं, एक सिंबल की तरह देखने लग जाते हैं कि जो भी काम करना है इनकी तरह करना है, मोटिवेशन मानने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ 2019 में मुझे अपने दोस्तों ने कहा कि तुझे स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है। तो मेरे मन में था कि यार मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि हम संभाल लेंगे, तू कोई दिक्कत नहीं है, तू एक बार चुनाव तो लड़, सब कुछ संभल जाएगा। फिर मैंने अपने घर वालों से पूछा, घर वालों ने बोला कि यार थोड़ी इकोनॉमिकल कंडीशन तो नहीं है ऐसी कि तेरे को चुनाव लड़ा सके। मैंने ये चीज़ दोस्तों को कही, दोस्तों ने कहा कि हम सब मिलके लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तू बस फॉर्म भर दे, चुनाव हम सब मिलके लड़ेंगे। 2019 में मैंने स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और मैं वो भी जीत गया। उसके बाद जब 2020 में जब कोविड आया, मेरी इंटर्नशिप जब खत्म हुई, उसके बाद में मेरी थोड़ी इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी वीकर सेक्शन में चली गई, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में भी मेरे पैसे खर्च हो गए। तो थोड़े मैंने उधार ले रखे थे इधर उधर से, तो वो भी चुकाने का टाइम आ गया था। तब मैंने क्या करा कि नीट वाले बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैं पहले फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था, फिर मैंने पैसे लेके कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया, कोटा की कोचिंग में बड़ी बड़ी, जिसमें मेरे को 1 घंटे के 1000 रुपये मिलते थे। सुबह 7 से 8 में रूम पे ही अपना स्टूडियो सेटअप कर रखा था, वहीं से मैं क्लासेस लेता था। और 2 घंटे या 3 घंटे जब क्लास लेता था तो दिन के 2000 या 3000 रुपये। तो मैंने ऐसे करके 5-6 महीने ऐसा किया। और फिर उसके बाद में मेरी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक हुई, तब मैंने वो काम वापस छोड़ दिया। उसके बाद में मुझे लगा कि अब नीट पीजी की तैयारी की जाए, क्योंकि खुद पे भी कुछ काम करना है, वरना सोसाइटी भूल जाएगी। आप अगर एक बार सफल हो गए तो आपको ऐसे मानेंगे सब कि ये लक से हुआ है, लेकिन आप दूसरी बार भी अगर सफल हो रहे हो ना, तब लोग मानेंगे कि ये आदमी सच में मेहनती आदमी है। क्योंकि शुरुआत से ही ये सोच रखी थी कि सपने हमेशा बड़े रखे हैं, सपनों में कोई कमी नहीं रहने दी, और बस हमेशा जिद ये थी कि आसमान में उड़ूंगा लेकिन पांव जमी पे रखूंगा। इसीलिए उस परिंदे ने अपने सपनों की माला में संघर्षों को ऐसा पिरोया कि सफलता उसके इर्द गिर्द घूमने लगी, सफलता उसके कदम चूमने लगी। दोस्तों नीट पीजी की शुरुआत मैंने 2021 के दिसंबर में की, और 2022 में मई में एग्जाम था। मैं 6 महीने बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गया, और साथ साथ में इतनी पढ़ाई करी मैंने अंडरग्राउंड होके, शिद्दत से पूरे 12-13 घंटे सारे दिन लाइब्रेरी में रहना। और 2022 में मेरा नीट में पीजी में सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नीट पीजी में सिलेक्शन हो गया। और फिर मुझे काउंसलिंग के दौरान मुझे एमडी मिला आरयूएचएस जयपुर का, जो मुझे चाहिए था, जो मेरे घर के नज़दीक भी था। फिर मुझे लगा कि मैं नीट पीजी में मैं सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद क्या, मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से अच्छा एक पैसा मिलने लग जाता है पीजी के अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ भी अपन जो पहले यूजी में करते थे वो काम क्यों ना यहाँ भी हम कर लिया जाए ये काम। तो फिर मैंने यहाँ पे जब आरयूएचएस में पीजी ज्वाइन किया, तो महीने भर बाद में मैंने सोचा कि अपन क्यों ना ये बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दे, वही गरीब बच्चों को जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो मैं आरयूएचएस के इधर उधर राउंड काट रहा था, तो बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां मुझे दिखी। तो वहां मैंने देखा कि 2 लड़के ऐसे हैं जो पहले से ये काम कर रहे हैं, जो मैं 2017 से करता आ रहा था। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि हम कुछ दिनों से ये काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैं भी इस काम को ज्वाइन कर लेता हूं, और मैं डॉक्टर हूं ऐसे। तो उनको भी एक मोटिवेशन मिला कि यार एक डॉक्टर जो भी एमडी वो आके ये काम करना चाहता है। तो तब से मैं 2023 की जब शुरुआत हुई, 2022 में मुझे कॉलेज नवंबर दिसंबर में मिला था,
तो 2023 से मैं लगातार आज उन प्रतापनगर की झुग्गी झोपड़ियों में पढ़ा रहा हूं, तो वहां जो रिस्पेक्ट मिलता है, बच्चे मतलब लिटरली पांव जब छूते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये चीजें मैं पैसे से नहीं कर सकता, मैं लाख रुपए इनको दे दूं, ये मेरे पांव नहीं छुएंगे। लेकिन ये जो प्यार, मैं इनको जो एजुकेशन दे रहा हूं, ये सब चीजें ये करवा रही है। अंत में मैं उन सभी पेरेंट्स को कहना चाहूंगा जो कहते हैं ना कि मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूं, उनके लिए धन दौलत इकट्ठी कर रहा हूं। अगर आपको कुछ देना है ना अपने बच्चों को, तो उनको संस्कार दीजिए, उनको कर्म करने का जज्बा दीजिए, उनमें मेहनत करने का जोश दीजिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें उन सब आप बच्चों को दोगे ना, तो उनको आपकी कमाई में से एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। और अगर आपने ये चीज़ें नहीं दी ना, तो आप कितना भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दो, कौड़ियों के भाव बेच देंगे। जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि बस आप लगे रहो, आप आखिर तक लगे रहो, आप अपने विश्वास को थोड़ा कायम रखो, अपने आप को मजबूत रखो, सब कुछ आपको हासिल होगा। आप डॉक्टर एक दिन जरूर बन जाओगे अगर आप लगे हुए हो ना लगातार। और दोस्तों, तैयारी में इतनी मुश्किलें आती है, कोई आपका साथ नहीं देता, लेकिन अगर आप अपना साथ देना सीख गए ना, तो आप बन जाओगे। और उसके बाद की मैं आपको बताता हूँ, आप डॉक्टर तो बन गए, लेकिन आपको एक सोसाइटी को एक उम्मीद रहती है कि डॉक्टर, एक नज़रिए ऐसी होती है, डॉक्टर को ऐसे देखने की नज़रिया ऐसा होता है कि असलियत में इस आदमी जैसा बनना है, तो उस आदमी जैसे आप काम करो। आप डॉक्टर तो बनो ही बनो, डॉक्टरी से आप पैसा भी कोई दिक्कत नहीं है, लाजमी है, आदमी कमाएगा ही कमाएगा, लेकिन आप उस सोसाइटी के लिए भी कुछ करो जहाँ से आप निकलते हो, उस गरीब तबके के लिए भी कुछ करो, जिससे लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिले। मैं आपको बताता हूँ, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है ना, आज वो उनमें 2 बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बढ़िया बढ़िया कॉलेजों में पढ़ते हैं। उनके जब मुझे मैसेज आते हैं, तो मुझे इतना सुकून मिलता है, उसको मैं बयां नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ, आप डॉक्टर बनो, लेकिन सोसाइटी को भी कुछ साथ साथ में दो आप। और जोश टॉक्स नीट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, दिल की अंतः गहराइयों से धन्यवाद। हेलो एस्पिरेंट्स, आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो एक बात तो पक्की हो गई कि आप डॉक्टर बनने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके इसी सपने को हकीकत में बदलने जोश टॉक्स नीट के मंच पर नीट में सफलता प्राप्त कर चुके स्टूडेंट्स, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 19 सैयद फजील मोहसिन हो, या राजस्थान में ट्रक ड्राइवर की बेटी शिवानी सैनी, या फिर नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाने का लंबा अनुभव रखने वाले प्रोफेसर्स जैसे तरुण सर, इन्होंने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान आपके कमेंट्स, मेल्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स से बात करके हमें यह एहसास हुआ कि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियल दिक्कतों के चलते अपनी नीट प्रिपरेशन को गति नहीं दे पाते, और यह संख्या बहुत बड़ी है। दोस्तों, जोश ये मानता है कि देश के किसी भी विद्यार्थी की कोई भी चुनौती उसकी प्रतिभा पर हावी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश का असली भविष्य आप ही हैं। नीट 2024 एंड 25 एस्पिरेंट्स, इन बचे हुए दिनों में एक बड़े भाई या बहन के रूप में जोश आपकी जर्नी में मार्गदर्शन के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल दिक्कतों को सुलझाकर आपको एक प्रेशर फ्री प्रिपरेशन करने में मदद करेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे दिए लिंक को क्लिक करें और आपके सामने एक गूगल फॉर्म खुलेगा, उसे फिल करके सेंड पर क्लिक कर दें। जब आपको इससे संबंधित कॉल आए तो यह जरूर बताएं कि आप जोश फैमिली का हिस्सा हैं। जोश टॉक्स का मानना है कि हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने की क्षमता रखता है, किंतु हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, और इन्हीं परिस्थितियों और सपनों के बीच के गैप को ब्रिज करने जोश टॉक्स इस तरह की पहल निरंतर करता रहेगा। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, आप पढ़िए, अपना 100% दीजिए, बाकी जोश संभाल लेगा।